Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 11th March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सो इस कॉन्फ्लिक्ट से लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, दैट वाज ऑन February 24, तब से लेकर अब तक एक हाईएस्ट लेवल कॉन्टैक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ है, क्योंकि टर्की में रशिया और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दे हैव मेट. लेकिन साथ ही में एक और चीज़ नोट करनी होगी कि ये जो टॉक्स हुई हैं बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, इट हैज़ नॉट यील्डेड एनी प्रोग्रेस. एंड इस टॉक्स के बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है दैट ही हैड नॉट सिक्योर्ड एनी प्रॉमिस फ्रॉम रशिया टू हॉल्ट फायरिंग सो दैट दे कुड रीच द सिविलियंस. एंड इसी के साथ साथ जो मेराइपोल पोर्ट जो कि सीज किया गया है, वहाँ पे देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ट्रैप्ड, उनको इवैक्यूएट करने के लिए भी फायरिंग रोकने की रशिया की तरफ से कोई इंडिकेशन या प्रॉमिस नहीं मिला है. सो रशिया ने किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं किया एंड रशिया हैज़ रिपीटेड देयर डिमांड दैट यूक्रेन शुड बी डिसआर्म्ड एंड यूक्रेन शुड एक्सेप्ट द न्यूट्रल स्टेटस. एंड यहाँ से सबसे लेटेस्ट अपडेट तो यही आ रहा है दैट देयर इज़ अ सिटी काउंसिल ऑफ मेराइपोल जो कि एक पोर्ट है. यहाँ पे कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं एंड यूक्रेन ने ये कहा है दैट रशिया हैज़ कमिटेड अ जीनोसाइड एज रशिया हैज़ डन बॉम्बिंग ओवर अ मेटर्निटी हॉस्पिटल. वेल, जिसे लेकर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो जो बिल्डिंग है इट वाज नॉट यूज्ड एज एन हॉस्पिटल एंड वहाँ पे मेनली यूक्रेन की जो फोर्सेस थी वो प्रेजेंट थी. सो फिलहाल तक रशियन फोर्सेस ने दे हैव एडवांस्ड इन दी साउथ एंड लेकिन अभी तक कोई सिंगल बड़ा सिटी नॉर्थ और ईस्ट के अंदर कैप्चर नहीं किया गया है. ना यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि टर्की के क्या स्टेक्स हैं इस वॉर के अंदर, बिकॉज ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग शेड्यूल की गई है दिस वाज डन इन टर्की एंड टर्की को ये जो टॉक्स हैं ये बेसिकली एक तरह के ट्राइलेटरल फॉर्मेट में इसे कनेक्ट किया गया, जहाँ पे टर्की वाज प्रेजेंट इन द रूम इन द फॉर्म ऑफ अ मीडिएटर. सो यहाँ पे टर्की का क्या इंटरेस्ट है इस पूरे क्राइसिस में, स्पेशली बाय प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर, इट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस. नाउ अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ के रिलेशंस की बात करें, टर्की, यूक्रेन एंड रशिया, सो टर्की इज़ अ गेटवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया. आप आज अपने मैप में टर्की को लोकेट कीजिएगा एंड यू विल सी दैट इट इज़ प्रॉपरली अ गेटवे बिटवीन एशिया एंड यूरोप. Along with this, Turkey is a member of NATO, and at one time it was thought to be a natural fit for membership in EU as well. लेकिन इसी के साथ साथ टर्की एक रिलीजियसली कंजर्वेटिव स्टेट भी है, जहाँ पे उनके जो अथॉरिटेरियन लीडर हैं दे वांट टू टर्न टर्की बैक टू इस्लामिज्म. ना एक और चीज़ यहाँ पे आती है, रशिया इज़ इवन फ्रेंड ऑफ टर्की but also an age-old geopolitical rival. Now, if we talk about Russo-Ottoman wars, so then you will understand that yes, Russia and Turkey, they were age-old geopolitical rivals. Now, रशिया ने जब क्रीमिया की एनेक्सेशन की थी, so Turkey has definitely nagged a concern over it. एंड टर्की ने इसे एज अ इलीगल एक्शन डिफाइन करने की बात भी की थी. इसके अलावा रशिया की प्रॉक्सिमिटी एक टर्किश कुर्दिश रेबल्स के साथ भी है एंड सोवियत डेज के अंदर ये एक मेजर इरिटेंट थे फॉर टर्की. अगर हम सीरिया की बात करें तो वहाँ पे भी रशिया और टर्की दे आर फाइटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स. Now, Russia wants to preserve Bashar al-Assad's presidency, whereas Turkey on the other side is fighting against him. तो इससे बेसिकली ये पता चलता है कि रशिया और टर्की इनका उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सुप्रीमेसी की बैटल है वो चलती आई है. एंड इवन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के पास एक स्मॉल टेरिटरी है इडलिब, इट बॉर्डर्स विद टर्की, वहाँ पे भी जो टसल है वो चलती रही है.
लेकिन रशिया और टर्की की जो सिचुएशन है ये थोड़ी बैड फेज में आई, स्पेशली वी टॉक अबाउट मॉस्को एंड अंकाराज रिलेशनशिप, जब टर्की ने रशिया के कुछ फाइटर प्लेन्स को शट डाउन किया था. नाउ रशिया इज़ अमंग्स टर्कीज मेन ट्रेड पार्टनर्स एज वेल. टर्की की जो इकोनॉमी है वो हेविली रशियन इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है. एंड बिगेस्ट आइटम जो कि टर्की इंपोर्ट करता है रशिया से, दैट इज़ रिफाइंड पेट्रोलियम. एंड इसी के साथ साथ जो ब्लैक सी है वहाँ पे एक गैस पाइपलाइन भी है जो कि रशिया से टर्की की तरफ आती है. एंड इन 2020 एज वेल टर्की ने रशिया से S-400 जो ट्रायम्फ सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इन्होंने बाय किया. एंड इट वॉज सैंक्शनड बाय यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द कैट्सा लॉ. So Russia is also building a nuclear power plant in southern Turkey as well. Now यहाँ पे अगर हम टर्की और यूक्रेन को देखें तो they are also very close trading as well as strategic partners. टर्की और यूक्रेन के बीच में जो ट्रेड है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. टर्की इज़ बेसिकली मेजर एक्सपोर्टर टू यूक्रेन एंड जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट किया गया है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम. इसके अलावा टर्की ने यूक्रेन को कुछ लीथल मिसाइल कैरियर ड्रोन्स भी सप्लाई किए हैं, विच यूक्रेन हैज़ बीन यूजिंग दिस अगेंस्ट रशियन टैंक्स ड्यूरिंग द करंट कॉन्फ्लिक्ट एज वेल. नाउ फेब्रुअरी में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशंस थी दे वर रीचिंग अ बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम पे टर्की के एर्दोगन ने यूक्रेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया एंड ऑल्सो साइंड एन एग्रीमेंट टू को मैन्युफैक्चर armed long range Barkyatik drone in Ukraine. Now obviously जिसकी वजह से Russia has been angry with Turkey because Turkey was arming with Ukraine. इससे पहले भी West was angry with Turkey because Turkey Azerbaijan को भी ड्रोन सप्लाई कर रहा था during there was a conflict going on over there. Now अगर हम करंट सिचुएशन में आए, जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टर्की ने जो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है उसे अनएक्सेप्टेबल कहा है एंड दे हैव सेड दैट दिस इज़ अ ब्लो टू रीजनल पीस. एंड टर्की ने जो रशिया ने दो रीजन्स को रिकग्नाइज किया था, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड डोनेस्क, इसे भी टर्की ने रिजेक्ट किया है. इट हैज़ यूज्ड द टर्म वॉर, जो 5 days ऑफ इन्वेजन जो चल रहे थे, इसने टर्की ने इसे एक वॉर टर्म के तौर पे यूज़ किया था. And Turkey was one of the 80 sponsors, of General Assembly's resolution, which titled Russian Aggression in Ukraine. Now, इसी के साथ साथ सबसे important 1936 मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जो है, टर्की ने उसके क्लॉजेस को भी इन्वोक किया. ये जो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है ये बहुत important है. दिस कन्वेंशन बेसिकली पुट टर्की इन चार्ज ऑफ बॉस्पोरस एंड डार्डनल स्ट्रेट्स. And इस कन्वेंशन के थ्रू इट कैन बार द पैसेज ऑफ वॉरशिप थ्रू द बॉस्पोरस स्ट्रेट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1936 मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में जो स्ट्रेट्स हैं, बॉस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डनल स्ट्रेट, इसका जो चार्ज है वो टर्की को दिया गया है. एंड टर्की कैन बार द पैसेज ऑफ वॉरशिप्स गोइंग थ्रू द बॉस्पोरस स्ट्रेट. तो वॉरशिप्स की पैसेज को टर्की रोक सकता है. लेकिन यहाँ पे टर्की ने ये भी कहा कि ये जो कन्वेंशन जो साइन की गई है, इसके अंदर जो ब्लैक सी लिटोरल कंट्रीज़ हैं, मतलब वो कंट्रीज़ जो कि ब्लैक सी को टच करते हैं, टर्की उनकी वॉरशिप्स को स्टॉप नहीं कर सकता. एंड रशिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि ब्लैक सी को टच करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इन कंट्रीज़ की जो वॉरशिप्स हैं दे नीड टू रिटर्न बैक टू देयर होम बेसिस. So Turkey cannot stop the warships of Black Sea littoral countries and Russia is one of them. And Turkey ने अपने टाइज यूक्रेन और रशिया किसी के साथ भी अबैंडन नहीं किए. So Turkey ने ये बार बार स्टेट किया that it cannot block all the Russian warships which are assessing the Black Sea area, बिकॉज जो पैक्ट है उसके अंदर जो ब्लैक सी लिटोरल कंट्रीज़ जो हैं उनकी वॉरशिप्स को आप उनके बेस में रिटर्न करने से रोक नहीं सकते. लेकिन साथ ही में टर्की ने ये भी कहा दैट दे शुड नॉट बी एब्यूज़ ऑफ दिस एग्जेम्पशन. जो शिप्स हैं जो कि अपने डिक्लेयर्ड बेस पे रिटर्न कर रही हैं, उनके जो पैसेजेस हैं थ्रू ये जो स्टेट्स हैं, उनको वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. सो टर्की इज़ बेसिकली मेकिंग एफर्ट्स टू मीडिएट. टर्की रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मीडिएट करना चाहती है.
इससे हम ये भी कह सकते हैं कि टर्की इज़ सीकिंग टू टेक द रोल ऑफ रीजनल लीडर अगैन। इससे जो टर्की के जो एर्दोगैन हैं, जिनकी जो बैड बॉय इमेज बनी हुई है वेस्ट में, वो यहाँ से शेड ऑफ हो सकती है। ही इज़ बेसिकली रैंक्ड अलॉन्ग विद द अथॉरिटेरियन लीडर्स इन द वर्ल्ड। तो टर्की ने अभी तक किसी भी तरह की सैंक्शंस जो कि रशिया के अगेंस्ट लगाई गई हैं उनको ज्वाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, उसके अंदर टर्की और यूएस ने कहा है दैट दे विल रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फाइंड अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू दिस यूक्रेनियन वॉर। इसके अलावा टर्की का बड़ा इंटरेस्ट तो यही है कि इस एरिया के अंदर जो टर्की के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ब्लैक सी एरिया में स्टेबिलिटी रहे, जो टर्किश स्ट्रेट्स हैं, बॉस्पोरस एंड डार्डेनल्स, यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, और दोनों ही कंट्रीज़ के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहे, एंड स्पेशली रशिया से जो ऑयल एंड गैस सप्लाईज आती हैं वो भी मेंटेन रहें। सो दिस इज़ द रोल ऑफ टर्की इन दिस होल वॉर। टर्की के इस पूरे वॉर के अंदर जो स्टेक्स हैं वो हमने यहाँ पे समझे, एंड द रीज़न वाई इट इज़ इवन मीडिएटिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन वॉर की जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया पे, स्पेशली अगर हम इंडिया के टी एक्सपोर्ट की बात करें, ये उससे रिलेटेड है। नाउ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारा जो टी बोल है उसमें डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आ चुकी है। स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है, टी एक्सपोर्ट जितना भी टोटल होता है, उसका 45% कंट्रीब्यूट करता है साउथ इंडिया। तो टी एक्सपोर्ट यहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंटली किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द टी एक्सपोर्टर्स, कोचिन टी ट्रेड एसोसिएशन में किस तरह की सेल होती है, जब कोचिन टी ट्रेड एसोसिएशंस पे ऑक्शंस होती हैं और उस टाइम पे किस तरह की सेल होती है, इट ऑलवेज गिव्स द इंडिकेशन टू टी एक्सपोर्टर्स कि किस तरह से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। नाउ जो लास्ट वीक भी यहाँ पे जो सेल हुई थी, इट वाज एन इंडिकेशन कि आगे आने वाले जो वीक्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर टी एक्सपोर्टर्स इन आवर कंट्री। सो लास्ट वीक भी जो यहाँ पे ऑक्शंस हुई थी, उसमें देखा गया कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुई, स्पेशली अगर हम रशिया और यूक्रेन के टर्म्स में बात करें। एंड इस वीक भी टी ट्रेड एसोसिएशन ऑफ कोचिन, यहाँ पे जो ऑक्शंस होती हैं, जो सेल होती हैं, इस बार भी यही ट्रेंड था कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है टुवर्ड्स रशिया एंड अदर CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नेशन, वहाँ पे जो टी की डिमांड है वो ड्रॉप हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। एंड डेफिनेटली जितना लंबा ये वॉर चलता रहेगा, इट विल इम्पैक्ट द टी ग्रोअर्स इन आवर कंट्री। सो जो टी ऑक्शंस हुई हैं सभी कैटेगरीज़ के अंदर, सभी को एक तरह का ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स ही मिला है। देयर वाज प्रैक्टिकली नो टेकर्स फॉर नीयरली हाफ ऑफ द टी, जब कोची के अंदर इसको लेकर ऑक्शंस हुई हैं। एंड ऑलमोस्ट 41% ऑफ ऑर्थोडॉक्स टी, जिसके अंदर लीफ और डस्ट इंक्लूड होते हैं, दे वर रिमेन्ड अनसोल्ड एट दिस लेटेस्ट ऑक्शन इन कोची। एंड जो एवरेज प्राइस है वो भी काफ़ी क्रैश कर चुका है, अभी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुका है ऑफ ₹142 पर kg। एंड ये जो ऑर्थोडॉक्स टी वैरायटी है, ये मेन वैरायटी है जो कि मेनली रशिया और जो बाकी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती है। एंड अराउंड 39% ऑफ द टोटल क्वांटिटी इन ऑल द कैटेगरीज वर अनसोल्ड। इससे पहले भी लास्ट वीक भी जो ऑक्शंस हुई थी वहाँ पे भी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ की थी, मेनली ड्यू टू देयर वाज सम अनसर्टेनिटी ओवर सेंडिंग द शिपमेंट्स। एंड जो लेटेस्ट ऑक्शन हुई है इसके अंदर जो एवरेज प्राइस है टी का इन ऑल द कैटेगरीज, जैसे CTC भी कह दिया जाता है, इट वेंट डाउन टू 133 पर kg। एंड वेराज जो लास्ट ऑक्शन थी तब इसका जो प्राइस था इट वाज अराउंड 145 पर kg, एंड एक वीक में ही इट हैज़ रिड्यूस टू 133 kg। एंड जब तक ग्लोबल सिनारियो में कोई ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं आता, जो सिचुएशन है ये इसी तरह से रहने वाली है। इसके अलावा जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं अगेंस्ट रशियाज़ इन्वेजन ओवर यूक्रेन, इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स के जो रिस्क हैं वो भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। स्पेशली एक्सपोर्टर्स आर सीइंग देयर इज़ डिले इन पेमेंट।
एंड किसी भी तरह का जो रिबाउंड एक्सपोर्ट्स में होता है, इससे पूरा जो ग्लोबली डेवलपमेंट है वो इससे अफेक्ट होती है। एंड ऑब्वियसली जो इसके ग्रोअर्स हैं दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड इन लॉन्ग रन। एंड अकेले रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया अलोन इम्पोर्ट्स अराउंड 20% ऑफ टोटल टी विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ कंट्री। एंड जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर जो एक्सपोर्ट किया जाता है दैट गोज़ फ्रॉम कोची पोर्ट। एंड रशिया ने अराउंड 37 मिलियन केजीज ऑफ टी जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की थी आउट ऑफ द टोटल 142 मिलियन केजी टी जो कि इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ को भेजी। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट शेयर रशिया इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूक्रेन को भी जो टी एक्सपोर्ट गया है दैट इज़ अराउंड 2.7 मिलियन केजी फ्रॉम लास्ट ईयर। सो इस वॉर की वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो शिपमेंट्स हैं कंटेनर्स की जो ट्रांजिट में होंगी क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी, एंड डेस्टिनेशन पे भी क्या टाइम पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। फर्दर जो अगर पेमेंट का जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे बड़ा इशू बन चुका है, बिकॉज रशिया को जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है स्विफ्ट वहाँ से उसका जो एक्सेस है वो डिनाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो पेमेंट है एक्सपोर्ट्स के लिए वो काफ़ी देर तक रुक रही हैं बैंक्स के अंदर। एंड इसके अलावा रुपी इज़ वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर, जिसकी वजह से भी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी पैनिक क्रिएट हो चुका है, जिन सब की वजह से जो टी एक्सपोर्ट है इवन ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो फ्राइट रेट्स हैं बिकॉज ऑफ द करंट ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये अभी तक के सबसे हाई हो चुके हैं एंड इट विल हर्ट एक्सपोर्टर्स। एंड ये जो डेप्थ ऑफ द क्राइसिस है ये आगे आने वाले और टाइम में पता चलेगी, क्योंकि ये जो अभी एक दो जो ऑक्शंस हुई हैं दीज आर इंडिकेटर्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा विल बी एबल टू सी इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया। बट हाउएवर एक्सपोर्ट के टर्म्स में जो डिमांड है वो ड्रॉप ज़रूर हुई, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर टी, तो इसकी वजह से जो सेक्टर है इट इज़ काइंड ऑफ स्टेबल। लेकिन अगर ये जो वॉर सिचुएशन है ये इसी तरह से चलती रही इन द कमिंग वीक्स देन द एक्सपोर्ट मार्केट विल हैव अ लॉट टू सफ़र। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एन एनुअल एक्सरसाइज between Indian Army and Japan's ground defense forces, and this exercise is exercise Dharma Guardian. So Dharma Guardian Indian Army और Japanese ground self defense forces के बीच में होती है and it is conducted at Belgaum. एंड इस धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज का जो फोकस रहता है दैट इज़ टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये फोकस इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रहता है, इंडिया एंड जापान विच आर द पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये एक्सरसाइज February 27 को कमेंस की गई थी एंड इसे बेलगाम में कंडक्ट करवाया गया एंड इट वॉज बेसिकली अ 12 days ऑफ इंटेंस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इसके अंदर दोनों ही कंट्रीज़ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि दोनों के बीच में एक सिनर्जी अचीव की जा सकती है। एंड धर्मा गार्डियन बहुत ही वास्ट स्पेक्ट्रम कवर करता है, फ्रॉम क्रॉस ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट कंडीशनिंग इन द फील्ड एनवायरनमेंट टू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एज वेल। सो दोनों ही आर्मीज़ की जो कंटिजेंट्स हैं उन्होंने जॉइंटली जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनको अटेंड किया एट द फायरिंग रेंजेस, और जो बाकी टेक्टिकल एक्सरसाइजेज हुई हैं दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मीज़ ने उनकी जो एक्सपर्टाइज है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटिंग द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ लाइक ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन वेपन्स, इनको लेकर जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उसे शेयर किया ना। अगर हम फाइनल डिटेल्स देखें तो जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस ट्रूप्स हैं ऑफ 15th बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड दूसरी तरफ जापान की तरफ से 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस दे पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। इसके अलावा किस तरह से जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है दोनों के बीच में वो इन्हांस हो सके इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दीज ऑपरेशंस इन जंगल, सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरियाज, वो भी यहाँ पे किया गया। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में प्रोफेशनल के साथ साथ कल्चरल लर्निंग भी करवाई गई, साथ ही में सोशल इंटरेक्शंस हुई। तो इससे बेसिकली दोनों ही कंट्रीज़ की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी नॉलेज और जो कोऑपरेशन है
वो यहाँ से इंक्रीज़ हुआ एंड इट बेसिकली एम कि इंडो पैसिफिक एरिया में वी live with this coexistence. And such exercise like exercise Dharma Guardian, it also enhances the level of defense cooperation between India and Japan, and it will act as a catalyst for many such programs in future as well. आगे बढ़ते हैं. So ये जो ongoing conflict चल रहा है, इस दौरान इंडिया ने रशिया से कोल इम्पोर्ट किया. We talk about the month of मार्च मंथ में जो इंडिया ने रशिया से कोल इम्पोर्ट किया है, दिस कुड बी हाईएस्ट इन मोर देन लास्ट 2 years. सो रशियन मार्केट जिसे लगातार सैंक्शंस लगाकर आइसोलेट किया जा रहा है, इंडियन बायर्स हाउएवर दे आर कंटिन्यूइंग टू बाइंग फ्यूल फ्रॉम द रशियन मार्केट्स. सो एक वेसल जिसके अंदर 1.06 मिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल प्रेजेंट था, जिसको मेनली स्टील की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो थर्मल कोल जिसको प्राइमरीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, दिस हैज़ सेट टू डिलीवर फ्यूल इन इंडियन पोर्ट्स, जो कि मार्च तक पहुंच जाएगा. दिस इज़ द हाईएस्ट सिंस जनवरी 2020. नाउ यूजुअली देखा जाए तो रशिया इज़ 6th लार्जेस्ट कोल सप्लायर टू इंडिया, जिसके अंदर जो कोकिंग और जो थर्मल कोल है ये दोनों रशिया प्रोवाइड करता है. एंड it basically starts to offer more competitive prices to Chinese and Indian buyers as well, क्योंकि जो यूरोपियन और बाकी जो कस्टमर्स हैं, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस वहाँ पे जो ट्रेड है वो रुक चुका है. So they want to boost the trade and therefore they are offering more competitive prices to Chinese and Indian buyers. एंड एक और चीज़ यहाँ पे आई है, जब से रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगा है और जो बाकी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं, तब से एटलीस्ट जो इंडियन बायर्स हैं दे हैव टेकन अ बैक सीट, बिकॉज इससे पेमेंट इश्यूज आते हैं. एंड इंडियन बायर्स आर बेसिकली लुकिंग आउट फॉर ऑल्टरनेटिव्स. ऑस्ट्रेलिया और यूएस से बेसिकली कोल इम्पोर्ट्स करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो देखे जा रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स, रशियन बैंक्स, जिनको स्विफ्ट से, जो कि एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिससे मेनली जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो फैसिलिटेट होती हैं, वहाँ से काफ़ी रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेमेंट इशू आता है. एंड देयरफॉर इंडियन बायर्स दे हैव टेकन अ सेटबैक. तो जैसे ही रुपी रूबल ट्रेड अगर ये अप्रूव हो जाता है, देन इंडिया कैन डेफिनेटली अफोर्ड कोल एट अ वेरी चीपर प्राइसेस फ्रॉम रशिया एज वेल. नाउ बिकॉज रशिया के ऊपर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाई हैं, तो रशिया, चाइना और इंडिया को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे जो कोल है वो प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.